रायगढ़ राज्य में एक बहुत ही सुंदर महल था, जिसका राजा विक्रम सिंह बहुत ही बुद्धिमान और चालाक था। लेकिन कई दिनों से उसके राज्य में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। महाराज, एक अशुभ समाचार है महाराज। बोलो महामंत्री, क्या शुभ समाचार है? राज्य में सब ठीक तो है ना? नहीं महाराज, राज्य की सबसे लंबी नदी के उसके ऊपर जो पुल आपने बनवाया था वो टूट गया है, जिसकी वजह से राज्य के नागरिकों को नदी के उस पार जाने में काफी समस्या हो रही है महाराज। लेकिन महामंत्री, उस पुल को बनाने का कार्यभार तो हमने तुम्हें सौंपा था ना? फिर तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? वो पुल इतनी शीघ्र ही कैसे टूट गया? महामंत्री, हम इसके लिए तुम्हें कठोर दंड देंगे। नहीं 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 महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है महाराज। मैंने तो पुल बनाने का कार्य पूरी ईमानदारी से किया था महाराज। इसमें उस सोमो किसान की गलती है महाराज। वो कैसे भला? उस सोमो किसान ने क्या किया है? महामंत्री बताओ हमें। महाराज, जब सोमो किसान अपने बैल के साथ पुल पर से उस पार जा रहा था तो उसी समय ही वो पुल टूट गया महाराज। तो इसका दोषी तो वो सोमो हुआ महाराज। महामंत्री, सोमो को शीघ्र ही दरबार में बुलाया जाए। हाँ, जी महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। थोड़ी ही देर बाद सोमो किसान दरबार में आता है। सोमो किसान, क्या यह सच है कि राज्य की नदी के ऊपर हमारे द्वारा बनाया गया पुल तुम्हारी ही वजह से टूट गया है? क्या तुम इसके दोषी हो? बताओ हमें। नहीं नहीं महाराज, मैं पुल टूटने का दोषी नहीं हूँ महाराज, बल्कि पुल टूटने से तो मेरी बैल नदी में गिर गई और उसकी मौत हो गई। महाराज, मैं गरीब किसान हूँ, मेरे पास तो एक ही बैल था, वो भी पुल टूटने की वजह से मर गया महाराज। अब मैं क्या करूँगा? चुप हो जाओ सोमो किसान। हैं? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि महाराज के बनाए पुल की वजह से तुम्हारे बैल की मृत्यु हो गई? देखिए महाराज, ये सोमो अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा आपके द्वारा बनाए पुल को ही दोष दे रहा है। देखा महाराज, महाराज यही दोषी है, इसे सजा दीजिए महाराज। सोमो किसान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम राजा पर ही दोष लगाओ। सैनिकों, इस सोमो को बंदी बना लिया जाए और कारावास में डाल दिया जाए। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। मैं निर्दोष हूँ महाराज, ऐसा मत कीजिए। अगर मैं कारावास में रहूंगा तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे महाराज। जिसके बाद दो राजा के सैनिक सोमो को कारावास में डाल देते हैं। अगली सुबह राजा के दरबार में राज्य के कुछ लोग आते हैं। महाराज महाराज, हमारी मदद कीजिए महाराज, राज्य पर संकट आन पड़ा है महाराज। क्या हुआ मेरे राज्य के वासियों? आखिर कौन सा संकट आन पड़ा है राज्य पर? महाराज, हम सभी राज्य के किसान हैं महाराज। कल रात जंगल की ओर से एक विचित्र सा दिखने वाला जानवर हमारे खेत खलिहान में घुस आया महाराज, और हमारी सारी फसलें खराब कर दी। अब आप ही कुछ करिए महाराज। क्या कहा? विचित्र जानवर? क्या तुम में से किसी ने उस विचित्र जानवर को नहीं देखा? जी महाराज, हम सब ने उसे कल रात देखा था महाराज, लेकिन सिर्फ उसकी एक ही झलक देख पाए, जो देखने में काफी खूंखार थी। उसके पैरों के निशान थोड़े थोड़े इंसानों जैसे थे महाराज, सहायता कीजिए महाराज। यह कैसा विचित्र जानवर हमारे राज्य में आ गया है जिसके पैर इंसानों जैसे हैं सेनापति? जी महाराज, बोलिए क्या क्या है? तुम आज रात जंगल में जाओ और उस विचित्र जानवर का पता लगाओ। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मैं आज रात ही जंगल में जाऊंगा और उस विचित्र जानवर को बंदी बनाकर आपके समक्ष ले आऊंगा। तभी सेनापति देखता है कि एक जंगल में काफी दूर तक सिर्फ पैरों के निशान ही होते हैं, जो थोड़े थोड़े किसी इंसान के पैरों की तरह ही होते हैं। लेकिन काफी दूर तक भी कोई उस जंगल में नजर नहीं आता। सेनापति वहीं जंगल में उस विचित्र जानवर के आने का इंतजार करते रहते हैं। अरे बहुत थकान हो गई, लेकिन वो विचित्र जानवर कहीं नहीं दिखा। कुछ देर आराम किया जाए। तभी सेनापति को नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। सुबह दरबार में एक सैनिक राजा के पास आता है। महाराज,
एक अशुभ समाचार है। सेनापति की उस विचित्र जानवर ने हत्या कर दी है। दरबार में सभी ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। क्या कहा? उस विचित्र जानवर ने हमारे सेनापति को मार डाला। ये तो राज्य के लिए बहुत ही दुख की बात है। अब बस हम उस विचित्र जानवर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम स्वयं ही जंगल जाएंगे और उस विचित्र जानवर को मार डालेंगे। महाराज, आप क्यों कष्ट करते हैं? आप मत जाइए। ऐसे तुच्छ से जानवर के लिए आप स्वयं जाएंगे? महामंत्री, उसने हमारे सेनापति को मार डाला है। अब इससे पहले वो विचित्र जानवर हमारे राज्य में किसी और को हानि पहुंचाए, हम उसे ही खत्म कर देंगे। ठीक है महाराज, लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए हम अत्यधिक सैनिकों का प्रबंध करा देते हैं महाराज। नहीं महामंत्री, हम अकेले ही जंगल जाएंगे। सैनिकों की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अकेले ही उस विचित्र जानवर का सामना करेंगे। जी जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। जिसके बाद रात होती है और राजा अकेले ही मशाल लेकर जंगल में जाता है। आज देखता हूँ वो विचित्र जानवर हमसे कैसे बचता है। राजा उस विचित्र जानवर का जंगल में आने का इंतजार कर रहे होते हैं। राजा थोड़ी दूर जंगल में चलते हैं तो देखते हैं कि उस विचित्र जानवर के पैरों के निशान दिख रहे हैं। लगता है ये उसी जानवर के निशान हैं। राजा उनका पीछा करने लगता है और एक जगह जाकर वो पैरों के निशान खत्म हो जाते हैं। तभी एक पेड़ के पास एक अजीब सा दिखने वाला चेहरे का मुखौटा दिखता है जो किसी जानवर का था, और वहीं उस मुखौटे के पास एक अंगूठी मिली। राजा उन दोनों को देखकर सब समझ गया। अच्छा, तो वो दुष्ट ही विचित्र जानवर है। हम उसे नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद सुबह होती है। राजा सभी मंत्रिमंडल और राज्य के नागरिकों के साथ दरबार में बैठे हैं। मेरे दरबार वासियों, राज्य में घोषणा कर दी जाए कि हमने उस विचित्र जानवर को मार गिराया है। अब वो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इतना सुनते ही राज्य में सभी राजा की जय जयकार करने लगते हैं। महाराज, लेकिन ऐसा तो संभव ही नहीं है। आप उस विचित्र जानवर को कैसे मार सकते हैं? क्यों संभव नहीं है महामंत्री, बताओ हमें। क्योंकि आपने जिस विचित्र जानवर को मारा है वो तो पूरे जंगल में कहीं था ही नहीं। तो आपने उसे कैसे मारा महाराज? आप झूठ बोल रहे हैं। तभी महामंत्री की ये बात सुनकर दरबार में सभी लोग चौंक जाते हैं। हम जानते हैं वो विचित्र जानवर अब भी जिंदा है और वो अब भी इसी महल में हम सबके साथ मौजूद है। क्या कहा महाराज? वो जानवर हमारे ही बीच है? ये आप क्या बोल रहे हैं महाराज? हाँ, वो विचित्र जानवर और कोई नहीं बल्कि ये दुष्ट महामंत्री ही हैं। राजा की ये बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई। महाराज मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मैंने अपने लालच में किया, गलती को छुपाने के लिए किया महाराज। दुष्ट, ये सब तुमने क्यों किया? और तुमने ही हमारे सेनापति की हत्या की। बताओ हमें, क्यों किया तुमने ये सब? महाराज, राज्य की नदी के ऊपर का पुल टूटने का दोषी मैं ही हूँ, वो सोमू किसान नहीं। अपनी एक गलती को छुपाने के लिए मैंने कई गलतियां कर डाली महाराज। दरअसल जितना धन आपने मुझे उस पुल को बनाने के लिए दिया था, मैंने लालच में आकर उसका आधा ही उस पुल को बनवाने में खर्च किया और बाकी का धन अपने पास रख लिया। मुझे यकीन था महाराज कि आप इसका पता लगा ही लेंगे, इसलिए मैंने आपका ध्यान भटकाने के लिए ये सब ढोंग किया और एक विचित्र जानवर बन गया। मैंने एक बेहद खूंखार जानवर का मुखौटा पहन राज्य के जंगल और राज्य के खेत खलिहानों में घुसने लगा। उस रात जब आपने सेनापति को जंगल में भेजा तो उनके पीछे पीछे मैं भी गया था और छुपकर देखने लगा। जब सेनापति की जंगल में आंख लग गई तो मैंने सोचा ये सही मौका है, अब राज्य में मुखौटा पहनकर घूमा जाए। मैं जैसे ही वो मुखौटा पहन जंगल से बाहर आने लगा, उन्होंने मुझे देख लिया। उन्होंने मुझे मारने के लिए तलवार उठाई और तब हमारे बीच में थोड़ी देर तक झड़प हुई और अपने बचाव में मैंने अपनी तलवार से उनकी गर्दन अलग कर दी। मुझसे गलती हो गई महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। पापी, तुमने हमारे साथ धोखा किया। अपने एक झूठ को छुपाने के लिए तुमने हमसे कितने झूठ बोले और हमारे सेनापति की हत्या भी तुम्हारे ही कारण हुई। हम इसके लिए तुम्हें कठोर दंड देंगे। माफी महाराज, माफी दे दीजिए।
सैनिकों, सोमू किसान को कारावास से रिहा कर दिया जाए। लेकिन महाराज, आपको कैसे ज्ञात हुआ कि विचित्र जानवर ये महामंत्री ही हैं? उस रात जब हम जंगल में गए तो उस विचित्र जानवर का इंतजार करने लगे, लेकिन वो हमारे सामने नहीं आया और थोड़ी दूर चलने पर हमें एक पेड़ के पास जानवर का मुखौटा मिला और वहीं एक अंगूठी भी मिली जो सेनापति से की गई झड़प में महामंत्री के हाथ से गिर गई होगी। यह अंगूठी वही थी जो हमने इस महामंत्री को उपहार में दी थी और हम समझ गए कि वो जानवर और कोई नहीं बल्कि ये दुष्ट महामंत्री ही है। ये सुनकर राजा की सब जय जयकार करने लगते हैं। इस तरह से राजा विक्रम सिंह की समझदारी से कपटी मंत्री को उसके किए की सजा मिली और राज्य में फिर से राजा ने अपने न्याय के लिए नई मिसाल कायम कर दी।